और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का फुल डोज आपके लिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संविधान दिवस के मौके पर वैकेंसी जारी करने की परंपरा को बरकरार रखा है। सीजीपीएससी ने 16 विभागों के 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन इस बार डीएसपी का कोई भी पद इसमें नहीं है। लिहाजा ऐसी चर्चा है कि सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी कर डीएसपी के नए पद सीजीपीएससी जारी कर सकता है। वहीं डिप्टी कलेक्टर के 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसी की वजह से परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों को राहत भी मिली है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर फंसे पेच की वजह से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में मायूसी इसकी वजह से छा गई थी। अब आपको यह भी बता दें कि आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से कई परीक्षाओं के परिणाम रोक भी दिए गए, जिसमें पीएससी का परिणाम भी शामिल है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित होगी। वहीं 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है और लाखों लोगों के चेहरे पर निश्चित तौर पर इस खबर के साथ ही मुस्कुराहट आ गई है, क्योंकि इतने सारे लोग जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मायूस थे। लेकिन अब इस विज्ञापन के जारी होते ही लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद तैयारी में जुटेंगे। तो 189 में से डिप्टी कलेक्टर के 15 पद हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इस बार अगर खास बात ये देखिए तो डीएसपी का कोई भी पद अभी जो नोटिस जारी हुआ है इसमें नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी करके इसका आदेश किया जाएगा। 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 12 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि बस 3 महीने के अंदर प्रारंभिक परीक्षा होगी। जो लोग लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे उनके लिए खास तौर पर खबर कि सीजीपीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब बात उस यात्रा की जिसकी चर्चा पूरे भारत में है। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां आज सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस नेता यात्रा में शामिल हुए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राहुल की यात्रा मानो कांग्रेस में जान फूंकने के लिए आयोजित की गई और ऐसा होता दिख भी रहा है। आज सीएम भूपेश बघेल खरगोन पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम समेत बाकी कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। लाखों लोगों का जो लोग चल रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, हमें लगता है जन सैलाब 2024 में परिवर्तन लेकर आएगा। राहुल जी ने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ले रखी है और देश में संवैधानिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए और इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में इसका संदेश है, पूरे देश में इसका संदेश। एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रहे हैं, यात्रा की कामयाबी का दावा करते नहीं थक रहे, तो दूसरी ओर बीजेपी यात्रा के औचित्य पर बार बार सवाल उठा रही। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का मेरे को तो औचित्य समझ में नहीं आता। भारत को क्या हो गया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। कुल मिलाकर यात्रा जारी है और यात्रा पर बयानबाजी भी। देखना है कि कांग्रेस को यात्रा से कितना लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों से एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जनसभाओं में सीएम अधिकारियों और कर्मचारियों को सीख दे रहे हैं, तो वहीं बैठकों में अफसरों की क्लास भी लगा रहे हैं। अब उन्होंने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दे दी है, जिस पर एक बार फिर से सियासी बहस छिड़ गई है। अब होगा एक्शन, मिटाएंगे करप्शन, भ्रष्ट अफसर बनेंगे मोहरा, चमकेगा सरकार का चेहरा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज एक और भाजपा विधायकों की क्लास लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अफसरों पर भी नकेल कसी जा रही है। उनकी कई बैठकें सुबह सुबह ही पूरी हो जाती हैं, जिनमें शिवराज कलेक्टर और अफसरों को किसी भी लापरवाही पर नहीं बख्श रहे। खासकर करप्शन पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नसीहत दी है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, कोई भी हो अगर पैसा खाए हमें बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ एक्शन इज मस्ट। मैं कलेक्टर को भी कहना चाहूंगा और कमिश्नर को भी, कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन में लिप्त है, तो उसकी जानकारी तत्काल मुझे दे। मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस चेतावनी के बाद कांग्रेस प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही, जबकि भाजपा मुख्यमंत्री की सख्ती को गरीबों के हित में बताकर वाहवाही लूटना चाहती है। वृक्षारोपण घोटाला हुआ तो आज तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोड की तरह है, तो ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जनता को आप चुनाव आने से पहले ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो ये इस तरीके की दो मुही बातें जनता देख रही है, समझ रही है और अब इसका जवाब भी देगी। अरे कांग्रेस तो 15 महीने में ही बोरे भर रही थी। कांग्रेस में क्या हो रहा था, 5वें माले पे एक ही काम हो रहा था कि 2 दलाल बैठे थे और दोनों दलाल आके दिन भर बोरा खोलते थे, इसमें डाल जाओ काम हो जाएंगे। अपने मंत्रियों अपने विधायकों तक की सुनने की फुर्सत नहीं थी मुख्यमंत्री को उस समय। तो ये तो सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में बीते 7 साल में रिश्वतखोरी के आरोप में 1658 अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। पिछले 5 साल में भोपाल लोकायुक्त पुलिस टीम ने 180 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। इसी दौरान 12 अफसरों के घर छापे में 15 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर। एमपी में 2020 की तुलना में 2021 में करप्शन के केस 65% तक बढ़े। इस दौरान 200 सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे-हाथ पकड़े गए। लेकिन चौंकाने वाली बात है, पूरे साल में एक भी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक ही कानून है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश न कर लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू के अधिकारी खुद ही इन्हें नोटिस थमाकर छोड़ देते हैं। गिरफ्तारी न करने के पीछे अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक 7 साल से कम सजा वाले प्रावधान में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों पर विभागीय कार्रवाई में भी मध्य प्रदेश फिसड्डी है। ये बात अलग है कि 500 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है और एमपी की अदालतों में 800 से ज्यादा मामले सालों से सुनवाई के फेज में हैं। अब ऐसे में जनता का एक ही सवाल है, क्या करप्शन पर जीरो टॉलरेंस कहने मात्र से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसने अभिभावकों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों में तंबाकू पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ा है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 4 की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कक्षा 8वीं से 10वीं तक के 3.9% स्कूली बच्चे तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूली बच्चियों में ये आदतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस वर्ग की 7% लड़कियां सिगरेट का, जबकि 13.1% बीड़ी का सेवन करती हैं। इस सर्वे में प्रदेश के 21 सरकारी और 13 निजी स्कूलों के 2,979 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। इस पर NHM के मिशन संचालक का कहना है कि भले ही मध्य प्रदेश के आंकड़े देश के आंकड़ों से कम हैं, पर ये चिंता की बात। सर्वे पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए ये चीज़ सामने आया है। तो नेशनल एवरेज के तुलना में तो हम ठीक हैं। सिगरेट और बीड़ी की बात है, बट ओवरऑल कि कितना ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू पदार्थों की आसानी से उपलब्धता के कारण स्कूली बच्चों में स्मोकिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की मदद ली जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों को फ्री स्मोकिंग जोन किया जाएगा। बीजापुर में डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई और इस दौरान 6 से 7 नक्सलियों की मौत की खबर है, जिनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए। आपको बता दें कि पोमरा के जंगलों में 30 से 40 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना जवानों को मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सली मारे गए हैं। वहीं घटनास्थल से 303 राइफल, 315 बंदूक भी बरामद हुए। घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी ने भी की है। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें एक बेटी की मौत है, अंतिम विदाई है और एक पिता की गीतों से भरी श्रद्धांजलि। गायक बेटी जब दुनिया छोड़कर चली गई तो उसके पिता ने रूंधे हुए गले से आवाज देकर बेटी की जाती हुई रूह को किस तरह गीतों से सजा दिया, इस वीडियो के माध्यम से देखिए। छोड़िए जना कल तो छोड़िए
खुदा करे कि सबको एक लंबी उम्र मिले और किस्मत में ना भी हो अगर सांसें ज्यादा तो जरूर इतनी दुआ मिले कि अंतिम विदाई पर अपनों के आंसू भले कम हों, जाती हुई रूह को एक चैन भरा गीत मिले। बेटी विदा हो रही है, अंतिम यात्रा पर उसका शरीर है। अपनों से विदा लेती हुई रूह भी शायद आसपास ही होगी। बेटी गायक थी, पिता ने बचपन से सुरों की समझ दी थी। बेटी ने आवाज से पहचान बनाई, अब बेटी जा रही है तो पिता ने अंतिम विदाई में भजनों और गीतों से श्रद्धांजलि देकर उसकी रूह को सजा दिया। आंखों में आंसू थाम ली और हाथ में माइक। बिलासपुर निवासी रही मृतका मोनिका खुरसैल ने कई छत्तीसगढ़ी गानों को आवाज दी है। रायपुर बिलासपुर में अनगिनत स्टेज शो की। सोशल मीडिया पर कई छत्तीसगढ़ी एक्टर्स के साथ उनके कोलैब वीडियो भी है। अरपा पैरी धार, मेरी खुशी, होली के गीत डारन, बाबा साहेब जैसे कई मशहूर गीतों को अपनी आवाज से सजाया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सिंगर मोनिका को ब्रेन हेमरेज हुआ। रायपुर स्थित अस्पताल में इलाज भी चला, लेकिन सांसों का तय वक्त बुधवार सुबह खत्म हो गया। पिता पेशे से वकील है और संगीत में बेटी के पहले गुरु भी थे। इसीलिए दुनिया छोड़कर जा रही बेटी के लिए पिता ने गीतों से भरी श्रद्धांजलि दी। अपने आंसू थामकर उनके कंठ से बस जिंदगी के अंतिम सत्य से जुड़े शब्द थे। विशाल कुमार झा, IBC 24, बिलासपुर। और IBC 24 परिवार की ओर से भी मोनिका को नमन जोहार। बढ़ेंगे आगे क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। सरगुजा में करीब 25 साल के बाद 820 सहायक शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलने वाला था, लेकिन शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रमोशन और पदस्थापना सूची निरस्त कर दी गई। काउंसलिंग को भी स्थगित कर दिया गया, जिस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। भाजपा इसे जहां कांग्रेस के नेताओं का दबाव बता रही है, तो वहीं प्रशासन से शिक्षक संघ जल्द ही पदोन्नति और पदस्थापना सूची जारी करने की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग जल्द ही पदोन्नति और पदस्थापना की सूची नियम के तहत जारी करने की दलील दे रहा है। वर्ग 3 में शिक्षकों का जो वर्ग 3 से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति का विषय था, ये एक बार जारी हो चुका था, सबकी पोस्टिंग हो गई थी। लेकिन कुछ जो इनके पदाधिकारी नेता हैं, जो कांग्रेस पक्ष के जो लोग हैं और जो सरकार के दबाव में हैं, इसके चलते इसको निरस्त करा दिया गया है, जिससे शिक्षक लोग बहुत परेशान हैं और लंबे समय से जो ये प्रतीक्षा कर रहे थे अपने पदोन्नति का, वो लंबित हो गया है और सब में बहुत बड़ा आक्रोश है इसमें। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पदोन्नति करें, काउंसलिंग के माध्यम से ही करें, लेकिन जल्दी हो। हमारी मांगों को जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी ने सिरे से नकार दिया है, इसलिए हमने विरोध किया है। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं के लिए तैयारी की जा रही है। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उनके विकास खंड में एकल शिक्षकीय शालाओं के लिए जो शिक्षक वहां जाने के लिए तैयार हैं, उनसे सहमति पत्र ले लें। इधर रायगढ़ में चिटफंड कंपनियों ने लोगों को लालच देकर उनसे पैसे ऐंठ लिए। 250 करोड़ तक की धोखाधड़ी की गई, लेकिन अब तक सिर्फ 28 लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज हो पाई है। सबूत ना होने की वजह से कार्रवाई यहां नहीं हो पा रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट। रायगढ़ में चिटफंड कंपनियों ने भोले भाले लोगों को झांसा देकर 250 करोड़ से ज्यादा का निवेश करवाया और पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं रायगढ़ के थानों में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ ठगी के सिर्फ 28 मामले दर्ज हैं। पुलिस इसमें से 26 मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। वहीं संपत्ति की बात करें तो पुलिस के रिकॉर्ड में जिले में सिर्फ 2 करोड़ की संपत्तियां ही मिल पाई, जिनकी कुर्की के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं जानकारों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में पीड़ितों के पास दस्तावेज नहीं है। सबूतों की कमी और जानकारी के अभाव में मामले पुलिस के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। इसमें कानूनी कार्यवाही जो रहती है
वो लोगों को मालूम नहीं रहती है कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, कहाँ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, कैसे उसका फॉलोअप करना चाहिए। मामले में पुलिस भी शिकायतें कम होने की बात स्वीकार कर रही है। रायगढ़ जिले में टोटल 28 मामले चिटफंड के तहत और छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 26 मामलों में हमने चालान पुटअप कर दिया है। 2 प्रकरण हमारे अभी विवेचनाधीन हैं। पुलिस को चिटफंड मामले में सीधे एफआईआर का अधिकार नहीं है और ऐसे में शासन की पहल पर ही इसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है। और अब बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से ही राजधानी के साथ ही प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आगामी दिनों में भी तापमान में गिरावट संभावित है। वहीं प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के हालात बने हैं। वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, तो वहीं लाभांडी ने 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर प्रदेश भर में सबसे न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में भी शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट का ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। रायपुर में है 13.6 डिग्री आज का दर्ज किया गया है, जबकि 10 डिग्री के आसपास लाभांडी का है। तो इस तरह से देखा जाए तो आउटर में काफ़ी ठंड है। दूसरी चीज़ है कि यदि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक मिनिमम टेम्परेचर में 3.3 डिग्री सेल्सियस है। जगदलपुर में गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम से जुड़ी उस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।